आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जहां तकरीबन हर मिनट में कोई ना कोई इमरजेंसी जरूर होती है। इस इमरजेंसी से निपटने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। WHO के मुताबिक 1 लाख आबादी में एक एम्बुलेंस का होना जरूरी है। क्या मरीजों की मदद या किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए कराची में मौजूद एम्बुलेंस सर्विसेज काफी हैं? कराची में एम्बुलेंस सर्विसेज का क़याम कुछ दहाइयों पर मुहित है, जो अब्दुल सत्तार ईधी की ज़ाती काविशों से शुरू हुआ। उन्होंने ईधी सेंटर्स के नाम से एक इदारा तश्कील दिया। उनकी देखा देखी दूसरे इदारे एम्बुलेंस का दायरा वसी करते गए। हालांकि ये हुकूमत का काम था कि वो मुल्क भर में एम्बुलेंस सर्विसेज और अस्पतालों का जाल बिछाते। देखा जाए तो एम्बुलेंस सर्विसेज हुकूमत भी मुहैया नहीं कर पाई, या दूसरे लफ्जों में एम्बुलेंस सर्विसेज का जाल बिछाना हुकूमत की तरजीह है ही नहीं। हुकूमत इस काम से अपने आप को बरीउज़ जिम्मा समझती हैं तो गलत ना होगा। क्या आवाम को एम्बुलेंस मुहैया करना सिर्फ निजी इदारों का काम है? क्या निजी इदारे मरीजों को वो सहूलियात दे पाते हैं जो उनको चाहिए? क्या मुल्क में मौजूद एम्बुलेंस सर्विसेज काफ़ी हैं? अगर नहीं तो फिर ये काम हुकूमत का भी है कि अवाम को एम्बुलेंस की मुफ्त सहूलियात फराहम करें। आज के प्रोग्राम में ये भी दिखाएंगे कि कराची के बड़े बड़े अस्पतालों में एम्बुलेंस सर्विस का क्या इंतज़ाम है। क्या इनके पास एम्बुलेंसेज हैं भी या नहीं? आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कराची के आप किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर चले जाएं, आपको लोग इसी तरह से नज़र आएंगे, क्योंकि अस्पतालों के अंदर इतनी जगह नहीं है और जो अटेंडेंट्स आते हैं या दूर शहर से लोग आते हैं वो ऐसे ही बैठ जाते हैं बाहर और कई दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। इनसे ये पूछते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्या किसी एम्बुलेंस सर्विस के बारे में इनको मालूम है या अपनी मदद आपके तहत ये यहाँ पर आए। कहाँ से आए हैं? बैरिया टाउन कराची से। यहाँ तक कैसे पहुँचे? किराए पे, मतलब किराए पे गाड़ी। अच्छा ठीक है, प्राइवेट। कितने पैसे लग गए होंगे आपके? यहाँ तकरीबन 2000 रुपये लगे। 2000 रुपये। तो कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी जिसके जरिए आप आते? तो गांव सिस्टम, देहात सिस्टम वहाँ पर नहीं होती। किसी सर्विस के बारे में पता है आपको जो एम्बुलेंस चलाती हैं कंपनियां? कौन सी? ईदी की गाड़ियाँ। ईदी की गाड़ियाँ, ठीक है। किस शहर से आए हैं? लड़काने से। तो लड़काने से यहाँ तक कैसे पहुँचे? कोच में आए थे। कोच में आए थे। तो यहाँ अगर कहीं मरीज को एक अस्पताल से दूसरी जगह ले जाना हो या घर जाना हो तो फिर कैसे जाएंगे? बस ट्रेन पर जाते हैं या बस पर। अच्छा, एम्बुलेंस एक होती है, उसके बारे में पता है? एम्बुलेंस गाड़ी एम्बुलेंस तो 20,000 30,000 लेती है। एम्बुलेंस हाँ। पैसे लेती है? पैसे लेते हैं, प्राइवेट वाले लेते हैं और सरकारी तेल लेती है। कहाँ से आई हैं? मीरपुर खास। वहाँ से यहाँ तक कैसे सफर किया? ये गाड़ी कोच लारी नहीं है। अच्छा। कौन से शहर से आए हैं? बदीन से। वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया था? वो लोकल में आते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस है कोई सरकारी, कोई प्राइवेट? ये मोहतरमा बेनज़ीर वाली जो है 10 छठी वाला, वो कभी पार्क होता है तो आता है, जब नहीं है बहुत हैं। अच्छा। लेकिन वो हमारे करीब जो होते हैं ना तो आते हैं। अगर करीब नहीं है, कहीं चले जाते हैं इमरजेंसी में तो नहीं आते। इमरजेंसी में नहीं आती। नहीं, फिर हमें यहाँ तो किराए पे गाड़ी करनी पड़ती है, यहाँ तो लोकल में आते हैं। इस वक्त हम जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और लाइन से हमें एम्बुलेंसेज नज़र आ रही हैं जो कि प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि मरीजों को लेके आते हैं या लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एम्बुलेंस आप चलाते हैं? जी हाँ, मैं चलाता हूँ। अच्छा ठीक है। एम्बुलेंस में कोई है ऐसी सहूलत जो मरीज को दी जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सहूलत है। ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर भी होती है हमारे साथ, डॉक्टर की सहूलत हो तो डॉक्टर भी होती है हमारे साथ। ठीक है। ये प्राइवेट एम्बुलेंस है ना? जी हाँ, प्राइवेट एम्बुलेंस। पैसे किस हिसाब से लेते हैं आप? पैसे तो हम लोग प्राइवेट वाले, खर्चा तो खुद ही अपना है, समझिए डीजल पेट्रोल सब कुछ टोटली 4000 या 5000 बच जाते हैं। 4000 या 5000 में एक मरीज को ले आते हैं या मतलब ले जाते हैं? बच जाती है। आपने कभी यहाँ पे कोई सरकारी एम्बुलेंस देखी है या इस अस्पताल की एम्बुलेंस? सरकारी एम्बुलेंस जी हाँ, मैंने अक्सर देखी हुई, जाती हुई आती हुई। अच्छा, मरीजों को लेके आते हैं? जी हाँ, मरीजों को लेके आते हैं। ये जितनी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं ये आप सब लोगों की हैं?
अच्छा, तो आप लोगों की अपनी जाती है या किसी की गाड़ी आप चला रहे हैं? नहीं जाती हैं। जो गाड़ियाँ होती हैं ना, जो ड्राइवर चला रहे होते हैं वो जाती होती हैं, कोई ड्राइवर रख लेते हैं। तो पर हमारे ये जितने भी प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पर जितनी भी जिला हॉस्पिटल में खड़ी हैं, कोई भी डोनेशन नहीं लेता। ये सब बगैर डोनेशन की चलती हैं। मसलन तो ये अपने जो मालिक लोग हैं वो अपने यानी कि बलबूते पे गाड़ी चलाते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो खुद ही भरते हैं। अगर कोई इंजन भी सीज हो जाए या कुछ भी हो जाए वो खुद ही उसको पूरा करते हैं। ठीक है, ये एक मरीज को ले जाने के लिए या यहाँ लाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? अच्छा नहीं, उसका ये फ़र्क है कि जैसे ईदी वालों के पास करोड़ों खरबों का डोनेशन है, चीप है उसके पास करोड़ों का डोनेशन है, उनको तो फ्री चलना चाहिए। तो हम लोग अगर वो 500 लेते तो हम 700 ले लेते हैं। 800 200-300 रुपये का डिफरेंस होता है। अगर आउट ऑफ सिटी के ऊपर आ जाओ तो उनसे भी कम रेटों पे हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, कितनी एम्बुलेंसेज होंगी? हमारी हैं 12-13 गाड़ियाँ हैं। 12-13 इसी अस्पताल में या बाकियों में भी हैं? नहीं, बाकियों में कतर में भी है। अच्छा, और उधर अपना आबासी में भी है, सिविल में भी है। अच्छा, कितने पैसे लेते होंगे? जैसे एक मरीज को यहाँ से आपने कहीं लेके जाना है तो कोई फिक्स अमाउंट है? ये मुख्तलिफ जगह का है ना, जैसे अभी सिविल जाएंगे ऑक्सीजन के साथ 500 रुपये लेंगे, बगैर ऑक्सीजन के 350 रुपये लेंगे। और अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, फिर उसमें हम फ्री एम्बुलेंस सर्विस देते हैं। अच्छा, ठीक। घर से ये सहूलत भी है कि घर से कोई मरीज अगर अगर हमें को कॉल करता है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1027। हमारा इदारा रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, तो हम फिर उनको वहाँ से ना, वो जब ऑफिस में कॉल जाती है वो हमें बोलते हैं, फिर हम गाड़ी उनको ना अवेलेबल करके देते हैं। ठीक है, उसके कितने चार्जेस होते हैं? वो इलाके के हिसाब से होता है ना। अभी ये सुरजानी न्यू कराची से आ रहा पेशेंट तो उसके 700 रुपये होंगे। अगर करीब से आ रहा, जैसे सदर से आ रहा है, तो 200, 250, 300। आपने कभी ये जिना की, सिविल की या अब्बासी की कोई अपनी एम्बुलेंस देखी जो मरीजों के लिए काम कर रही हो? इनकी एम्बुलेंसें हैं, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल की हदूद तक शिफ्ट करती हैं पेशेंट को। इमरजेंसी से किसी वार्ड में शिफ्ट करना हो, बस वो करते हैं। हैदराबाद से किसी मरीज को यहाँ लाना हो तो 3500 रुपये। 3500 रुपये। बहरिया से किसी को लाना हो तो 1000 रुपये लेते हैं। इसके अंदर कोई है वो जो सहूलियात होती हैं, कोई पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह? ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होता है। और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं होता। और आप अकेले गाड़ी में लेके आते हैं? से 1 किलोमीटर के कितने पैसे आप चार्ज? अगर लंबा रूट होता है तो हम उनसे लेते हैं 30 रुपये, 35 रुपये, और लोकल होते हैं तो उनसे 50 रुपये। यानी 30-35 के हिसाब से अगर 30 किलोमीटर चले तो कितने पैसे बन गए? 1000 रुपये। यानी कराची में तो अमूमी फासला 25-30 किलोमीटर तो है। ऑक्सीजन होती तो, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो तो फिर 1000 नहीं तो 1500। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर आप खुद ही ऑपरेट करते हैं? जी। आप अकेले होते हैं? जी। डॉक्टर और मरीज को? नहीं, वो प्राइवेट में नहीं होता, वो सरकारी में होता है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन साहब हमारे साथ हैं, जो कि AMS हैं इस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी वाला अस्पताल है। मरीज़ों को एक वक्त में आप तिब्बी इमदाद भी दे सकते हैं, एडमिट भी कर सकते हैं। वॉक इन करके बहुत से अफराद आते भी हैं डेली। तो एमरजेंसी से निपटने के लिए एम्बुलेंस की क्या सहूलत है? एम्बुलेंस की सहूलत है हमारे पास। एक जो है ट्रांसपोर्ट सेक्शन है जिसमें हमारे पास टोटल एम्बुलेंसेज हैं। एक कुछ बड़ी एम्बुलेंसेज हैं जो वेंटिलेटर वाली फुली इक्विपाइड हैं, और एक दो जो है उससे जो इक्विपाइड नहीं है वो भी हैं। और उसके अलावा छोटी हाई रूफ एम्बुलेंसेज हैं जो छोटी छोटी आपने देखी होंगी एम्बुलेंसेज, जैसे छिपा वालों की या इनकी होती हैं, जस्ट रिजेंबलिंग दैट के उसकी तरह होती है। वो तकरीबन 9 के करीब, तकरीबन हमारे पास मिला जुला के 24-25 के करीब गाड़ियां हैं। 2013 के बाद हमारे पास कोई नई एम्बुलेंस नहीं आई, और से इस लिहाज से अभी जो हमारे पास जो न वर्किंग में अभी जो चल रही है हमारे पास एम्बुलेंसेज, उसमें जो है मतलब 9 हाई रूफ्स जो है हमारी जो है ना ऑन रोड है, मुकम्मल तरीके से चलती हैं। यानी जो छोटी एम्बुलेंस? छोटी एम्बुलेंस। और एक जो है ना हाईएस्ट जो फुली इक्विपाइड है, जो वेंटिलेटर की भी सहूलत इसमें मौजूद है, वो 2016 में हमें मिली थी, GSP 660 वो है हमारे पास। और 2013 में भी हमारे पास टोयोटा हाईएस्ट जो है ना एम्बुलेंस, वो भी हमारी फुली इक्विपाइड है। बाकी छोटी छोटी एम्बुलेंस तकरीबन है। बाकी उसमें से
अब काफ़ी एम्बुलेंस जैसे हमारे पास तकरीबन तादाद उसकी 22 या 24 के करीब हैं, उसमें से 7-8 हमारी ऑफ रोड हैं, कुछ हमारी जो न बिल्कुल कंडेम हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों के पास ये बेसिक चीज़ है, एक किसी शख्स को अगर सिविल अस्पताल आना है, उसका घर कहीं आसपास है, वो एम्बुलेंस के लिए कॉल करेगा, उसको सर्विस नहीं मिलेगी। यही अलमिया है ना हमारे सिंध के सरकारी अलमिया। ये नहीं है अलमिया, उसमें बात ये है कि जैसे वो छिपाले 1020 हर एम्बुलेंस के पीछे लिखा, इजीली अप्रोच लोगों के लिए हर एम्बुलेंस। सरकार क्यों नहीं करती? ना आप लोग अपने एम्बुलेंस पे अपना नंबर लिखे ना, जो उनका जो है, जो उनकी जो है, हमारी तो लिखा हुआ है सिविल हॉस्पिटल कराची, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोई लेकिन बात यह है कि उनको जो उन लोगों ने जो रैपिड नंबर्स वहाँ पे जो पीछे लिखे हैं, जो सायरन बजा के वो जो चलते हैं शहरों में, ये वो तो लोगों के जहन में एक एक्सपोजर उन लोगों ने इस तरीके से दिया। और प्योरली कमर्शियल ये कॉल्स जो है ना उनकी जो है, मतलब जो एक लोगों के जो फ्री ऑफ कास्ट मूवमेंट या उस तरीके से नहीं होती, उनके अपने रेट्स होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जब शहर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम कर रहे होते हैं, पैसे तो नहीं चार्ज कर रहे होते खुदा ना खास्ता उन लोगों से। हमने तो मदद करते ही देखा है इनको, एक बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं जो वो लेते हैं। आपकी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो आपका कहना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पैसे चार्ज नहीं आप करते, लेकिन वो सहूलत हो तो तब लोग उस फायदा उठाए ना। हमारे पास जितनी है वो ना काफ़ी है, वही मैं कह रही हूँ, वो ना काफ़ी है। और फिर ये बताइए कि खुदा ना खास्ता रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ से एक शख्स को एम्बुलेंस में डाला है, जब वो उस रोड से अस्पताल तक पहुंचेगा, उस दौरान उसको कौन सी तिब्बी इमदाद उस एम्बुलेंस में फराहम? कुछ भी नहीं, उसको आप जो ना वो एक तो IV फ्लूइड्स देंगे, जो बोलस देना है वो तो किसी भी एम्बुलेंस में हैंग करके ड्रिप लगा दी, ठीक है। ड्राइवर्स मौजूद होते हैं बर वक्त ड्राइवर बिल्कुल जो एम्बुलेंसेस को चलाते हैं? हाँ बिल्कुल 24। अच्छा, हम अस्पतालों के बाहर देखते हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल की बात नहीं करी, जिना हो, अब्बासी शहीद हो, या जितने भी बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट एम्बुलेंसेस भी बाहर खड़ी होती हैं। वो प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, और जो है ना वो इसी तरीके से कि वो बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। और मैं अगर सरकारी एम्बुलेंस ज़्यादा में ज़्यादा होंगी ना, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ ज़्यादा ही होगी। जैसे हम पंजाब में देखते हैं, रेस्क्यू 1122 की एक सर्विस है, वहाँ पर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस को रेस्क्यू के लिए कॉल नहीं करता, 1122 पे कॉल करते हैं, वो आती है, रैपिड सर्विस है, 7 मिनट के अंदर पहुँच जाती है, वो मरीज़ को लेकर चली जाती है। लेकिन सिंध में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे पास बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास AMS ट्रांसपोर्ट अलग है, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट मोनोपाली, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो उनकी एम्बुलेंस रजिस्टर भी नहीं है, और उन लोगों ने उसको एक कमर्शियल तरीके से जो मतलब जो किया है, तो हम कह रहे हैं कि उनकी मोनोपाली ख़त्म हो जाए। जैसे हमारे पास जो है मतलब अब ये उन लोगों ने अपने जेब से ख़रीदी गाड़ी और उसको एम्बुलेंस का नाम दे दिया, वो रजिस्टर भी नहीं है, और वो अपनी बाज़ारों में मतलब एजेंटों के तहत वो सरगर्म होके और बाज़ारों में जो है लोगों को जैसे अस्पतालों के बाहर खड़े होते हैं, और उनकी तवज्जो ईदी और छिपा से भी हटाते हैं, सिंध गवर्नमेंट की एम्बुलेंस से भी हटाते हैं। दरअसल तो सिंध गवर्नमेंट की एम्बुलेंस या सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस या ईदी छिपा तो बड़े अच्छे तरीके से काम करें इंसान जात के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है कि सरकारी सतह पर अगर एम्बुलेंसेस को बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ अस्पताल में इसकी तादाद को बढ़ा दिया जाए, ये अलग से एक इदारा बनाया जाए जो कि सिर्फ एमरजेंसी और रेस्क्यू के लिए बनाया गया, जैसे कि हम पंजाब में देखते हैं, KP में भी काफ़ी कोशिश की गई, तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस वक्त जो एम्बुलेंस आपको दिखा रहे हैं हम, ये बड़ी एम्बुलेंस है, ऐसी 2 एम्बुलेंसेस है, छोटी 4-5 है, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है, ये भी बहुत पहले मिली थी। आ जाए ज़रा देखते हैं इसमें क्या सहूलियात हैं, एक वक्त में कितने लोग को रेस्क्यू किया जा सकता है। वैसे तो एक वक्त में एक ही शख्स को रेस्क्यू किया जा सकता है, ये एम्बुलेंस है, इसके अंदर क्या क्या सहूलियात हैं उस तरफ से हमें ज़्यादा बेहतर दिखाई दे सकेगा। अभी इसमें क्या क्या सहूलियात हैं? ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की हेल्प से, मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ की मदद से हमें फुल ऑक्यूपाइड एम्बुलेंस में नहीं है। इसमें जो है ना फायर डिस्टिंग्विशर है, ECG मॉनिटर है, और उसके अलावा वेंटिलेटर है, और उसके अलावा कार्डियक फिब्रिलेटर है, इमरजेंसी बॉक्स हैं,
और ये सब चीज़ें जो है ये फुली इक्विपाइड एम्बुलेंस है जो सिंध गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर हेल्थ ने और सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें फराहम की हैं। और जो कोविड की इमरजेंसी में भी ये एम्बुलेंस फुली इक्विपाइड हमें काम आई। बिल्कुल सही है। बस हम ये चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी और एम्बुलेंसेस भी हों ताकि पूरे कराची शहर को या जिस जगह पर ये वाक़ है अस्पताल, इसके इर्द गिर्द के लोगों को एमरजेंसी की सहूलियात फराहम की जा सके। जिन एम्बुलेंसेस का जिक्र एएमएस साहब ने किया था, छोटी एम्बुलेंसेस जो उन्होंने कहा था ऑफ रोड होती हैं, सड़कों में जारी होती हैं, लोगों का रेस्क्यू करने का काम सर अंजाम देती हैं, वो हम आपको अंदर से दिखाते हैं। खुल नहीं रही, ये ऐसी हालत है कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। खोल दें प्लीज़ दरवाज़ा। ओहो हो, ये खुल गया है और इसमें सहूलत तो कोई नहीं है। ये सिर्फ 2 सीट्स लगी हुई हैं और इसको एम्बुलेंस का नाम देना तो ज़्यादती वाली बात है कि जिसमें कोई सहूलत ही नहीं है। कोई बेचारा पेशेंट लेट भी नहीं सकता है, उसको कैसे आप लेके आएंगे, मेरी समझ से बाहर। ये गाड़ियाँ चलती भी नहीं है शायद, इनकी हालत आप देख लें, कचरा बन चुकी हैं। अब ये इमलाक हैं सरकारी, इनको ठीक किया जाना चाहिए। प्रॉपर इनकी वर्कशॉप होती है, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। किसी ने बिस्तर रखा हुआ है, शायद रात में यहाँ कोई सोता होगा। ये देखिए स्ट्रेचर रखा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेचर रखा हुआ है। ये ऑक्सीजन के लिए भी मुझे कुछ स्टैंड नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। जिन 6-7 गाड़ियों का जिक्र हो रहा था, आप देखें उनकी हालत ये भी, इसकी भी हालत यही है। ये चलने से कासिर हैं, मतलब काट कबाड़ में तब्दील हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का क्या जाता है, गवर्नमेंट तो अपने पैसे कमा रही होती है, फ़ंड्स लेके लगा रही होती है। ये भी आप देखिए, इसकी भी हालत ऐसी ही है। पता नहीं क्या जुनून था, अल्लाह पाक ने इसको क्यों पैदा किया था। इसके सब भाई बहन करोड़पति अरबपति हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में वो गाड़ी मूव हो जाती है और पेशेंट तक पहुंच जाती है। 200 हमारे इमरजेंसी बूथ सेंटर्स मौजूद हैं जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं 24 घंटे। इस वक्त हम लोग ईदी एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं, इनके पास सारी कॉल्स आती हैं, डाटा होता है, एम्बुलेंस सर्विस काम कैसे करती है, वो हमारे साथ हैं मोहम्मद सलमान साहब। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि डेली की बेसिस पर कितनी कॉल्स आ जाती हैं आपके पास? देखिए, हम जो मरीज़ मुंतकिल करते हैं डेली अस्पताल से अस्पताल और अस्पताल से घर, वो तकरीबन 1200 के करीब है जो मरीज़ मुंतकिल करते हैं। डेली कॉल यहीं पर आती है? जी बिल्कुल, ये कंट्रोल रूम में फर्स्ट कॉल जो है वो यहीं से रिस्पांस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉल की नौइयत कैसी है, उस हिसाब से हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एरिया वाइज। इस वक्त कराची में कितनी एम्बुलेंसेस हैं आपके पास? 250 से 300 तो ऐसी हैं जो सिर्फ मरीज़ मुंतकिल के लिए होती हैं और 100 ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्टैंड बाय रहती हैं। मुख्तलिफ सिस्टम्स यहाँ देख रहे हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने टेलीफोन रखे गए हैं, जो भी कॉल करता है उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एरिया पूछा जाता है, फिर यहाँ से एम्बुलेंस को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इनसे भी हम बात करते हैं ज़रा काम डिस्टर्ब किए बगैर। क्या तरीक़ेकार होते हैं जब एक कॉल आती है तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? यही कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पेशेंट को बहुत जल्दी हॉस्पिटल कन्वर्ट करें। सही क्योंकि है। अभी हमें पता नहीं है कि पेशेंट के साथ क्या इमरजेंसी है। अच्छा, सही है। आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? मुझे आपके सामने एक फॉर्म नज़र आ रहा है। यहाँ पे कॉल आती है अटेंडेंट की, अब वो इमरजेंसी बताता है मुख्तलिफ़ किस्म की। या तो उसको होम शिफ्टिंग के लिए गाड़ी चाहिए होती है, एम्बुलेंस चाहिए होती है, या तो होम से जिना के लिए एम्बुलेंस चाहिए होती है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि रोड एक्सीडेंट की भी कॉल आ जाती है। तो उसका सारा ये डेटा होता है, यहाँ पर हम उतारते हैं, फिर ऐसे ऑपरेटर को दे देते हैं, फिर वो सेंटर से गाड़ी को मूव करवा देते हैं। आप गाड़ी मूव करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे जो भी करीबी सेंटर होते हैं, जैसे कि यहाँ से कोई भी कॉल आएगी करीबी सेंटर की, तो हमारे करीबी बूथ रखे हुए होते हैं और सेंटर बने हुए होते हैं। वहाँ से हम गाड़ी मूव करते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में वो गाड़ी मूव हो जाती है और पेशेंट तक पहुँच जाती है। फिर पेशेंट को वहाँ से पिक करके हॉस्पिटल मूव करती है। बिल्कुल ठीक है। ये आपका हेड ऑफिस है, यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद है। जैसे कि ये आपने देखा, ये हेड ऑफिस है, यहाँ पर लोग इस तरह काम करें। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के लिए भी अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर भी इस तरह स्टाफ काम कर रहा होता है।
इस वक्त हम ईदी सेंटर में मौजूद हैं। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो एम्बुलेंस सर्विस है इनकी, उसको भी आप जानते होंगे कि किस तरह किसी की ज़रूरत के वक्त वहाँ पहुँचती है, और दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस भी है। इनके पास एयर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। जो सफ़र आज से 68 साल पहले शुरू हुआ था, आज उसी तरह से जारी है, बल्कि कम्युनिकेशन के ज़राए बढ़ने के बाद और ज़्यादा फैल गया है। तो हम फैसल भाई से जानते हैं एक एम्बुलेंस से ये इदारा और अभी कहाँ तक पहुँचा, कितनी एम्बुलेंसेज हैं, कितनी एयर एम्बुलेंसेज हैं? ये इदारा 1951 में शुरू हुआ था, 51 में पहली दफ़ा रजिस्टर्ड होके। और पहली एम्बुलेंस जो ईदी साहब ने ख़रीदी थी 51 में डिस्पेंसरी कायम की थी, और फिर इसके बाद जब जो है वो यहाँ पे एम्बुलेंस की शदीद ज़रूरत थी। लोग बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में, गधा गाड़ियों में आते थे जिनकी जो चल नहीं सकते थे, तो बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी। फिर ईदी साहब की वालदा को भी फालिज हुआ कुछ अर्से के बाद, तो उनके लिए भी जो है वो बहुत शदीद मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा ईदी साहब को। फिर उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक एम्बुलेंस लूँगा। तो जो है वो फिर 1954 में पहली जो है वो एम्बुलेंस ख़रीदी, और वही एम्बुलेंस जो है वो चलाते रहे कई अरसे तक। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कितनी एम्बुलेंसेज हैं आपके पास? अभी तो हमारे पास नियरली हम समझते हैं मतलब 2000 के करीब एम्बुलेंस, 2000 के करीब, और मज़ीद एम्बुलेंसों की शॉर्टेज है, ज़रूरत है। एयर एम्बुलेंस भी है? एयर एम्बुलेंस हमारे पास 3 है, और एक हेलीकॉप्टर है 3 सीटर, उसको कन्वर्जन किया गया है एम्बुलेंस में। वो ख़राब है, जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको फ्यूचर में सही कर लेंगे। रिस्पांस टाइम कितना है, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? हमारा रिस्पांस टाइम अगर रश आवर नहीं है ना तो 5 मिनट समझ लें हमारा रिस्पांस टाइम है, और रश आवर है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो फिर 15 से 20 मिनट भी बाज़ औक़ात लग जाते हैं। एम्बुलेंस सर्विस है, इसके चार्जेस क्या हैं? हमारी डिपेंड करता है, अगर छोटा शहर है तो 100 रुपये हैं, बड़ा शहर है तो 200 रुपये हैं, और फिर आउट ऑफ सिटी जो है उसके अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से। इसमें अगर कभी ऐसा होता है कोई ऐसी शिकायत आई हो कि लोगों ने ज़्यादा पैसों की डिमांड कर ली? हाँ, ये तो कॉमन है, हमारे जो है वो करप्शन हमारे सिस्टम का हिस्सा है, उसके लिए कंप्लेंट्स बहुत होती हैं हमारे पास, और सज़ाएँ भी बहुत होती हैं, और ये रेगुलर बुनियादों पर चलता है ये। आप ये बताएं कि क्या कभी आपने ऐसे मौक़ों पर सरकारी एम्बुलेंसेस को देखा, या अगर देखा तो उनकी कितनी तादाद रही? देखिए, पंजाब में जो है वो एम्बुलेंस सर्विस का नेटवर्क बहुत अच्छा है, 1122 का जो सिस्टम है। पंजाब में रेस्क्यू सर्विस अच्छी है। यहाँ हम सिंध में देखते हैं कि सरकारी सतह पे उतनी अच्छी नहीं है, और जो इक्विपमेंट की आप बात करें, इक्विपमेंट तो होता नहीं, गाड़ियों की हालत भी ख़राब है। वजह क्या नज़र आती है आपको इसमें? सिंध में, कराची शहर में तो अभी भी एम्बुलेंसेस मिल जाती हैं, छोटे शहरों में हैदराबाद में है, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, यहाँ पे एम्बुलेंसेस मिल जाती हैं, लेकिन आप फिर निचले दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे तो वहाँ की बहुत बुरी हालत है, वहाँ ना होने के बराबर एम्बुलेंसेज हैं। आप मुझे एक और ये, बल्कि हम तस्वीर मुझे दिखा दीजिए जो आप शेयर कर रहे थे, इसमें एक वो एम्बुलेंस भी है जो हज के साथ गई थी। उस ज़माने में पैदल हज के लिए जाते थे काफ़िले, तो इसमें कौन कौन गया था? ये एम्बुलेंस है वॉक्सवैगन की, इसमें मम्मी, ईदी साहब और 2 टेक्नीशियन गए थे हज के काफ़िले के साथ। तो ये ईरान और कुवैत और सऊदी अरेबिया के रास्ते जो है वो सफ़र पे जाते थे, और ये एम्बुलेंस है 1954 में, मतलब ये मॉडल है जिसको ईदी साहब ने ली थी और एम्बुलेंस में कन्वर्ट की थी। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। याद है कि उस वक्त कितनी, जब आपकी शादी हुई थी तो कितनी एम्बुलेंसेस थी? मेरी शादी हुई तो एक गाड़ी थी, उन्होंने बाद में खुद चलाना सीखा था, वो 14 साल पुरानी गाड़ी थी, उसमें हम हज करने भी गए। अच्छा। उसका इंजन बदली किया, और फिर हम लोग ईरान से इराक से कुवैत से सऊदी अरबिया पहुंच गए। और ये कितने दिन में पहुंचे? 22 दिन में। 22 दिन में। कितने लोगों का काफिला था? 250। तो फिर जो एक एम्बुलेंस थी, फिर वो बाद में किस वक्त दूसरी खरीदी? फिर अब तो माशाल्लाह से 2000 से ज़्यादा एम्बुलेंस। नहीं, अभी उन्होंने ना, मुझे नहीं पता है, बोलो से खरीदते गए, आस्ते आस्ते लोगों ने मदद करना शुरू की। पहले हमारा साल का चंदा 10,000 था,
साल का 10,000, अभी 1 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा खर्चा इतना बढ़ गया है। आपने पूछा कभी एदी साहब से कि ये कैसे ख्याल आया? पता नहीं क्या जुनून था, अल्लाह पाक ने इसको क्यों पैदा किया था। इसके सब भाई बहन करोड़पति अरबपति हैं, बहनें भी, लेकिन ये पता नहीं अजीब तरह का एक निकल आया था घर में से। इनको नहीं शौक था कि मैं अमीर बनूं। सही बात है। जमात वालों ने तो निकाल दिया था कि हम मेमन का काम करेंगे, तू मेमन का काम करेगा तो हमारे साथ रहे, वरना जा। तो वो छोड़ दिया? वो नहीं, उन्होंने कहा मैं काम सबके लिए, पूरे इंसानों के लिए करूँगा, और कोई एक्सीडेंट होगा तो मैं ये पूछूंगा तू मेमन है तो मैं उठाता हूँ, वरना तू मर। उनको मारा, फिर इनको निकाल दिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम शिपा के हेड ऑफिस में मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। यहाँ इनके साथ जो ड्राइवर्स होते हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जब ये रोड पे आते हैं तो इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हमारी 24 आवर्स। ये बताइए कि सानेहात भी हो जाते हैं शहर में, उसके अलावा कोई बीमार भी हो जाता है तो आपकी सर्विस उसके लिए अवेलेबल होती है? जी बिल्कुल, 24 आवर्स। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम कितना है? रिस्पॉन्स टाइम 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के अंदर। ये जो यहाँ पर एम्बुलेंसेज है ये किस किस एरिया को कवर करेंगी? यहाँ की जो एम्बुलेंस ये हमारा मेन हेड ऑफिस है, बाकी हमारे सेंटर्स बने हुए हैं हर जगह, कराची के हर इलाके में 150 इमरजेंसी सेंटर हैं हमारे, जहाँ रोड एक्सीडेंट हादसात होते हैं वहाँ हमारी एम्बुलेंस पहुँच जाती है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आवाम काफ़ी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट करती है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कोऑपरेट नहीं भी करते। हम वोटर्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, हमें रास्ता देते हैं। कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि 2 से 3 मिनट में हम पहुँच जाएँ, हादसात हों या जो भी पेशेंट उठाने हों। क्या मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है आपको? मुश्किलात ये होती है बस है ना, जैसे कि हम रोड पे जब उठाने के लिए जाते हैं तो लोग भी हमारी जैसे कि हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत, जब हम उठा रहे होते तो फिर रोडों पे ट्रैफिक का और इनका भी मसला है। बाकी हम लोग जाते उठाते फिर इसके बाद गाड़ी में डाल के हॉस्पिटलों पे लेके जाते हैं। और आप जैसे अगर लेट्स सपोज आपको यहीं से किसी को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जाना है तो कितने वक्त में पहुंच जाते होंगे? अगर हमें यहीं से हॉस्पिटल लेके जाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। रेस्क्यू के लिए बाज़ औक़ात तिब्बी इमदाद की भी ज़रूरत होती है, मरीज़ कोई होता है या हादसे में, तो उसके लिए आपके साथ कोई और शख्स होता है? असल में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर हमारी पूरी टीम होती है, हेड ऑफिस से ही हम सामान लेके जो है वहाँ रवाना हो जाते हैं। अगरचे कहीं पर ऐसी इतला होती है कि एक्सीडेंट वगैरह है तो फिर हम अकेले ही सेंटर से मूव हो जाते हैं वहाँ पर और उन्हें रिसीव करके फ़ौरन करीबी अस्पताल के अंदर रेस्क्यू करवा देते हैं। इस वक्त आपके पास कितनी एम्बुलेंसेज मौजूद? अच्छा देखिए, इस वक्त जो हमारी छिपा एम्बुलेंसेज कराची के अंदर 500 है, 500 प्लस हैं। जैसे आप किसी एक मरीज़ को रेस्क्यू करते हैं या किसी हादसे में किसी को रेस्क्यू करते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, तो उसके चार्जेस कुछ होते हैं क्या? अच्छा देखिए, रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी या ऐसे कोई हमारा को मिशन हो या कोई फायर वाला मामला हो या कुछ भी हो, बिल्डिंगें गिर जाना, ये सब हमारी छिपा की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। इसके कोई चार्जेस किसी किस्म के नहीं होते। और रही बात एम्बुलेंस शिफ्टिंग की, हॉस्पिटल की अगर बात कर रही हैं आप, तो ये जो लोग हस्बे तौफीक होते हैं जो दे सकते हैं, मुख्तसर सा फंड होता है 300 रुपीज़ और 500 रुपीज़, तो दे सकता है तो उससे लेते हैं, जो नहीं दे सकता उसके लिए फ्री है। सेंटर्स कितने हैं? जैसे ये तो मेन आपका सेंटर है, सेंट्रल एरिया है, बाकी किस किस जगह पर? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हर 10 किलोमीटर के बाद छिपा का सेंटर मौजूद है, और कराची के अंदर 200 हमारे एमरजेंसी बूथ सेंटर्स मौजूद हैं जो किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं 24 घंटे। जब किसी को रेस्क्यू करने जाते हैं, एक तो रोड पे कोई हादसा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ होगी, एक किसी मरीज़ को अस्पताल पहुंचाना, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी मौजूद हैं एम्बुलेंसेस के अंदर या कोई स्टाफ साथ जाता है? सबसे पहले तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हमने उसकी जान बचानी है। पहले हमारे जहन का ये होता है सबसे पहली बात, हम उसको मैनेज करने के लिए हमारा स्टाफ मौजूद होता है, मेडिकल स्टाफ हमारा मौजूद होता है गाड़ी के अंदर, कि उसको जाके देखें। अगर वो नॉर्मल पेशेंट होता है तो उसको फर्स्ट एड से ही क्लियर करते हैं, और अगर समझते हैं कि उसको अस्पताल लेके जाना है, फिर उसी इंक्रीमेंट से उसको उठाकर शिफ्ट करा के आराम से हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक पेशेंट है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, हेड से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा? वो ब्लड इतना लॉस हो गया होगा कि उसको सर्वाइव करना और रिवाइव करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। घर पे अगर कोई पालतू जानवर है तो मरीज़ से दूर कर दें, मरीज़ की तमाम मेडिसिन रिपोर्ट्स अपने साथ रख लें। हमारे 35 से 36 प्रोटोकॉल हैं जो हम डील करते हैं। ठीक है, इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है? जी, इसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है।
एक इदारा शुरू किया गया था अमन हेल्थ सर्विसेज के नाम से, जिसकी एम्बुलेंसेज आपने सड़कों पर देखी होंगी, हमने भी देखी। अब उस इदारे का कुछ साल पहले नाम बदल दिया गया, सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज का नाम अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये इदारा कब बना, इसके पीछे क्या मोटो था, किस तरह से आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये लोग, इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद नवीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अमन हेल्थ सर्विसेज जब शुरू की गई तो इसके पीछे क्या कहानी थी, किस वजह से ये सर्विसेज शुरू की गई? एक पेशेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अगर आप उस पर 4 से 5 मिनट में इंटरवेंशन नहीं करोगे तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो वो जो टाइम है पेशेंट को पिक करना, जब उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट में अगर वो नो बीपी नो पल्स के में चला गया तो उसको रिवर्ट बैक करना, और उसको रिवर्ट बैक करना, उसके ऊपर CPR करना, देन उसके ऊपर जो है वो आपने AED अप्लाई करना, शॉक डिलीवर करना, तो देन फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना। इसके मैं अगर दूसरे आसान अल्फाज में बताऊं, एक पेशेंट है जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, हेड से ब्लीडिंग हो रही है। अब आप पेशेंट को जस्ट पिक करें, हॉस्पिटल ड्रॉप करें और उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ब्लड इतना लॉस हो गया होगा कि उसको सर्वाइव करना और रिवाइव करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। सो ये जब स्टडी की तो उसमें बहुत ज़्यादा इस अहमियत को उजागर किया गया कि एक ऐसा प्री हॉस्पिटल सेटअप होना चाहिए कराची में जो पेशेंट को पिक करे और हॉस्पिटल ड्रॉप करे और ड्यूरिंग शिफ्टिंग वो उसको पेशेंट को स्टेबल करने की कोशिश करे। किस साल में शुरू की गई थी ये सर्विस? ये 2009 में इसको लॉन्च किया था और उसके बाद हमने 20 एम्बुलेंसेस से इसको लॉन्च किया था। देन ग्रेजुअली इसको अपग्रेड करते गए और अप टू 100 एम्बुलेंसेस तक इसको किया था और डिफरेंट स्टेशंस हमने कराची में ऑलमोस्ट 12 to 13 स्टेशंस हमने किए थे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल उभरता है, वो ये कि हमारी आवाम को गवर्नमेंट के ऊपर कोई ख़ास ट्रस्ट नहीं है, ख़ासतौर पर जब हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं। जिस वक्त हमने भी ये सुना, लोगों ने भी ये सुना कि अब सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज हो गया, तो एक कन्फ्यूजन भी जहन में आई और यही सब ने सोचा कि ये अब एक सरकारी इदारा है, अब ये आवाम की फलाह के लिए काम नहीं करेगा। तो क्या कम्प्लीटली सिंध गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया है, सेमी गवर्नमेंट है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन है? ये ज़रा वाज़ेह कर दीजिए। ये आप ये समझे सम सॉर्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट है। कुछ सर्टन KPIs, ऑलमोस्ट 30+ KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे फाइनल हुए हैं कि आपने डेली आपकी इतनी एम्बुलेंसेज ऑन रोड होनी चाहिए, इतना स्टाफ आपका जो है ऑन जॉब होना चाहिए, आपने इतने डेली केसेस हैंडल करने हैं और अगर जिस क्रिटिकलिटी अगर हाई है तो उसको नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन में आपने हॉस्पिटलाइज करना है। ये एक सर्टन कुछ फाइनेंशियल KPIs हैं, कुछ ऑपरेशनल KPIs हैं, कुछ क्वालिटी की KPIs हैं, तो इन सब का मिक्सचर करके 30 KPIs। ये फंडेड बाय अब कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हम पे ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा यार ये मैनेजमेंट आपकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बड़े ज़बरदस्त सिस्टम आप लेके इसको रन आप ही करेंगे। हमसे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हमने उनको वो परफॉर्मेंस देते रहना है और उसकी बेसिस पे ये हमें फंड्स रिलीज़ करते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी लोगों के लिए कि पहले जब अमन हेल्थ सर्विसेज थी तो उस वक्त चार्जेस थे इस एम्बुलेंस सर्विस के भी, इमरजेंसी रेस्क्यू के भी। अब जबकि गवर्नमेंट सरपरस्ती कर रही है या फंडिंग कर रही है तो कितने चार्जेस हैं? यस, पहले इस सर्विसेज के चार्जेस थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो ये तमाम लोगों के लिए फ्री सर्विसेज हो गई हैं। तो अब आप किसी भी, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं भी आपका पेशेंट है, आप जस्ट हमें कॉल करें, हमारी एम्बुलेंस आएगी, प्रॉपरली उसको पेशेंट को पिक करेगी और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हुए, रास्ते में देते हुए उसको हॉस्पिटलाइज करें। अच्छा, अब हम चाहेंगे, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी ये चाहेंगे कि जिस सिस्टम के तहत ये इदारा चल रहा है, यानी कि एक कॉल आई, कॉल को रिसीव किया गया, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, कैसे आगे इंडिकेट किया गया कि इस इलाके में एम्बुलेंस भेजनी है, वो एम्बुलेंस कैसे पहुँची, वो सिस्टम भी आपको दिखाते हैं। जी सर, फरमाइए कहाँ पर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है? ठीक है, जिस्म की रंगत में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? अभी आपके पास कोई कॉल आ रही है या नहीं? जी, इस वक्त मैंने जी बिल्कुल कॉल जैसी लैंड होगी जैसे ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे आप कॉल रिसीव करते हैं। जी सर, फरमाइए कहाँ पर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है?
अब यहाँ पर एक पूरा फॉर्म खुल गया है, जैसे कॉल रिसीव हुई है उसमें ये एंट्री करेंगे सवालात पूछने के बाद। जी जी सर, पेशेंट का ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ हूँ लाइन पर। मुझे पेशेंट का नाम बताइए, मैं आपको एम्बुलेंस के हवाले से अपडेट करता हूँ। नसीम, ठीक है सर, आप लाइन पे मौजूद रहिएगा, मैं आपको एम्बुलेंस की लोकेशन देख के बता देता हूँ। ठीक है, आप चले में मेरे साथ लाइन पे मौजूद रहिए। तो ये बेसिकली पहले एक कॉल आई है जी। ये जो कॉलर हैं पूछ रहे हैं कि मैंने कॉल की थी, आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो ये उनको गाइड करेंगे कि अब अभी तक एम्बुलेंस कहाँ पहुंची है। ठीक है, ये चेक कर रहे हैं। सर एम्बुलेंस हमारी बताया जा रहा है इस वक्त नीपा चौरंगी। मैं आपको लोकेशन देख के मज़ीद अपडेट कर देता हूँ, आप चले में मेरे कॉल पे ही मौजूद रहिएगा। ठीक है, और पेशेंट की तबीयत में कोई तब्दीली देखें तो मुझे अपडेट कीजिए। कोई तब्दीली है पेशेंट की कंडीशन में सर? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर चूँकि पहले से रिक्वेस्ट की गई थी एम्बुलेंस के लिए, अब एक और फॉलोअप कॉल आई है और उन्होंने पूछा है कि इस वक्त एम्बुलेंस नहीं पहुँची, वो कहाँ है। इन्होंने पूरा इस सिस्टम के ऊपर मैप खोला, उसको ट्रैक किया, उनको बताया और मज़ीद उनको उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे कुछ बात भी करें। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक तो रियल टाइम में एम्बुलेंस की लोकेशन इनके पास आ रही होती है, ये भी ट्रैक करते हैं कि एम्बुलेंस किस स्पीड से जा रही है, किस डायरेक्शन पे जा रही है। अगर किसी ने कोई रॉन्ग रूट लिया है तो ये डिस्पैचर्स जो हैं डायरेक्टली एम्बुलेंस क्रू को गाइड करते हैं कि आपने कोई रॉन्ग रूट ले लिया है, आप ये वाला नहीं, आप जो राइट रूट है उसको फॉलो करें। ये साथ ही साथ गाइड भी कर रही हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि हम जिस दौरान उनको पहुंचाते हैं हॉस्पिटल तक, गाइड भी करते हैं कि उनको क्या फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए। ठीक है सर, इनके सांसों का दौरानिया बेहतर है, मुझे कंफर्म करें अभी मरीज़ मुकम्मल होशोवास में है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपको? अभी सो रही हैं या रिस्पॉन्स कर रही हैं किसी भी तरह का? ठीक है, जिस्म की रंगत में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? ठीक है सर, पहले कभी दिल का मसला है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम रहा है? ठीक है सर, ठीक है सर, हम आपके लिए एम्बुलेंस अरेंज करके रवाना कर रहे हैं। एम्बुलेंस आ रही है आपके पास, मैं आपको कुछ ज़रूरी हिदायत दे रही हूँ, उस पर अमल कीजिएगा। जब तक हमारी एम्बुलेंस आ रही है, अपने मरीज़ को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है, इससे इनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। मरीज़ को आपने आरामदेह हालत में रखना है, मॉनिटर करते रहना है। अगर ये बेहोशी की तरफ जाएँ या उल्टी करें तो आपने इनका सर साइड कवर कर देना है। घर पर अगर कोई पालतू जानवर है तो मरीज़ से दूर कर दें, मरीज़ की तमाम मेडिसिन रिपोर्ट्स अपने साथ रख लें, दरवाज़ा अनलॉक कर दें, लाइट्स ऑन कर दें, एम्बुलेंस को रिसीव करने के लिए किसी को भेज दीजिए। कंडीशन में कोई भी तब्दीली देखें फ़ौरन कॉल कीजिएगा ताकि फ़ोन पर रहते हुए आपकी मदद की जा सके। बड़े अच्छे तरीके से आपने डील किया, मुख्तलिफ सवालात किए। जब आप इतने सवाल कर रहे होते हैं तो जो उस वक्त परेशानी और इमरजेंसी में होता है वो और परेशान तो नहीं हो जाता? कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग जो है कोऑपरेटिव होते हैं तो वो सुन लेते हैं, उनको पता होता है कि हमें पेशेंट की मदद करनी है। इतने सवाल करना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए कि हम पेशेंट की जो एम्बुलेंस तो हम रवाना कर देते हैं जैसे एड्रेस हमारे पास आता है, लेकिन फ़ोन पर रहते हुए उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारी एम्बुलेंस पहुँच रही होती है उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो जब तक पहुंचती है हमारी एम्बुलेंस तब तक हम उनकी मदद करते हैं। ये एक एम्बुलेंस अभी भी रेस्क्यू करके वापस आई है, तो हमने सोचा मौके से फ़ायदा उठाएं और ये एम्बुलेंस आपको दिखा दें। एम्बुलेंस अंदर से कैसी है ये आप देखिए, फिर हम करीब से जाके सारी चीज़ें दिखाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है। एम्बुलेंस के बारे में हमें बताएं, यहाँ पर क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो तिब्बी इमदाद के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं मरीज़ को स्टेबल करने के लिए? फ़र्स्ट एड की सारी चीज़ें मौजूद हैं, कार्डिक मॉनिटर भी है, वो हमारी पैरामेडिकल स्टाफ की गाड़ी होती है जिसमें कार्डिक मॉनिटर होता है, वेंटिलेटर होता है और एक BLS होती है जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि बेसिक रेस्क्यू कर सकते। ये आपके पीछे क्या है? ये पल्स ऑक्सीमीटर है। अच्छा। इससे हम पेशेंट का हार्ट रेट और सैचुरेशन देखते हैं, अगर सैचुरेशन कम है तो हम उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। ये ऑक्सीजन के 2 पॉइंट होते हैं। सही। एक पॉइंट अगर 2 पेशेंट हम पिक कर रहे हैं तो दोनों को लगा सकते हैं। जैसे हमने गायनी का भी आप एक वक्त में जैसे गायनी का हम पेशेंट पिक करते हैं। सही। माँ को तो ऑलरेडी ऑक्सीजन लगाई है, फिर बच्चे को भी लगाने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बच्चे को भी लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट है जो कि लाइफ सेविंग है और किस तरह से आप किसी को जब रेस्क्यू करते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट है उसका हम प्रोटोकॉल देते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है उसका करते हैं, अगर कोई डिलीवरी केस है उसमें हम प्रोटोकॉल देते हैं, फिट्स का पेशेंट है उसमें हम प्रोटोकॉल देते हैं,
पेशेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ है या एब्डोमिनल पेन के साथ है, RTA हो गया अगर कोई, ये प्रोटोकॉल हम देते हैं। हमारे 35 से 36 प्रोटोकॉल हैं जो हम डील करते हैं। ठीक है, इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है? जी, इसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, हमें ये भी मैनेजमेंट ने बताया कि बहुत सी खवातीन हैं जिनको आप रेस्क्यू करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, तो उस वक्त में आप एक कोई पैरामेडिकल स्टाफ था या ज़्यादा लोग थे साथ? ज़्यादातर तो हमारी जो है ना इस सिचुएशन में एक ही मेडिकल स्टाफ होता है, तो एक से ही हम जो है हेल्प। तो वो इतना ट्रेन था कि उसने प्रॉपर तरीके से जी, वो इतना ट्रेन होता है, इतना क्वालिफाइड होता है कि उस इमरजेंसी को प्रॉपर तरीके से डील कर सके। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्राइवेट एम्बुलेंसेस नज़र आ रही हैं, वो ऐसे ही करती हैं, चार्ज करती हैं, जाहिर है वो तो काम की गर्ज से ही आए हुए हैं। तो जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वो ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंसेस सर्विस जो है उसको फ़ाल बनाया जाए, ज़्यादा एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाए। अभी भी ईदी और शिपा की अगर हम बात कर लें तो सहूलियात उनके पास नहीं है, मगर इमरजेंसी में वो काम करते हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी कर देते हैं। जिस तरह से हमने आपको ये भी दिखाया कि वो जो पहले अमन एम्बुलेंस के तौर पे काम कर रहे थे, अभी वो सिंध के अंडर आ गए हैं, सिंध गवर्नमेंट उनको फाइनेंस करी है, लेकिन फिर भी वो एम्बुलेंसेस भी कम है, जिसको कराची जैसा बड़ा शहर और फिर सिंध जैसा सूबा उसमें कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है।